समाज में जब इतना बड़ा नाम हो और इतनी बड़ी पहचान हो तो राजनीतिक बात ही क्यों। और देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा अद्भुत और मैं ये कह सकता हूँ कि आज के युग का सबसे आवश्यक सवाल है। लेकिन देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, मेरे से भयभीत हैं, ये पता नहीं क्यों है, मैं नहीं समझ पाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। हमारे स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हमारे गेस्ट हैं के गुप्ता साहब। आप समाज सेवा और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ाव रखते हैं। यही नहीं, आगामी प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कुछ सोच होनी चाहिए ये भी लगातार आप काम करते रहे हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट स्वच्छता के लिए हमेशा ही आपकी एक अलग ही पहचान रही है। डूंगरपुर शहर को और ज़िले को जिस तरह से स्वच्छता में आपने अव्वल दिखाया, इसी तरह से आपका विभिन्न स्वच्छता प्रोजेक्ट भी सफल रहा। देश के प्रधानमंत्री कई मामलों में आपकी बड़ाई कर चुके हैं और हाल ही में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा में लेके जा रहे हैं। आज हम कई सवालों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले गुप्ता साहब से एक ही सवाल। सर, समाज में जब इतना बड़ा नाम हो और इतनी बड़ी पहचान हो तो राजनीति में आने की बात ही क्यों। सबसे पहले तो मैं राष्ट्र न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। और देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा अद्भुत और मैं ये कह सकता हूं कि आज के युग का सबसे आवश्यक सवाल है। मैं जब भी समाज की बड़ी बड़ी बैठकों में, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल बैठकों में जाता हूं, तब एक बात बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जो समाज राजनीति में नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और क्योंकि हम संख्या बल से बहुमूल्य हैं, खूब संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या हमारी है, गांव गांव ढाणी ढाणी हम बसे हुए हैं। अग्रवाल समाज दुनिया के अंदर कई कारणों से बहुत ज्यादा विख्यात है। आज अगर मैं आपके उदयपुर शहर की बात करूं, लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम कैसे टिकट मांगते हो, तुम्हारे समाज का कितना मतदाता है। तो मैं हंसता हूं। मैं उनको एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि मेरे समाज का जो मतदाता है, आप अग्रवाल समाज में मत जाओ। अग्रवाल समाज की संख्या तो 20,000 मतदाता की है, लेकिन अग्रवाल समाज से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए, अनिल अग्रवाल जी जो अग्रवाल हैं, हिंदुस्तान जिंक के मालिक हैं, उनके पास कितने लोग काम करते हैं। आज अगर मैं जेपी अग्रवाल की बात करूं तो कितने लोग गीतांजलि हॉस्पिटल और अलग अलग इंस्टीट्यूट में उनके पास कितने परिवार उनसे जुड़े हुए हैं। और आज मैं बात करूं सिंगल साहब से, स्कोर मीटर वालों से, कितने परिवार जुड़े हुए। आज मैं पैसिफिक वालों की बात करूं, राहुल अग्रवाल की, भोलेराम जी की, कितने हजारों लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं। अगर मैं आज बात करूं नारायण सेवा संस्थान, ये 5-6 नाम मैंने प्रमुख बताए हैं। बाकी हर अग्रवाल से सैकड़ों की संख्या में मतदाता आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। आज अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे पास 1500 लोगों का स्थायी स्टाफ है। क्या वो मेरा कहना नहीं मानेगा? क्या मैं जो उनको निर्देशित करूंगा वो नहीं मानेगा? लेकिन हम क्या हमारी ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमने जब जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने हमारी सारी मांगे मान ली और तुरंत अग्रवाल समाज का जो हम कल्याण बोर्ड की मांग कर रहे थे, उस कल्याण बोर्ड की भी परसों उन्होंने घोषणा कर दी। मतलब संगठन में ताकत है और समाज में बहुत बड़ी ताकत है। केवल ताकत आम जन को दिखाने की आवश्यकता है, जन प्रतिनिधियों को दिखाने की आवश्यकता है। हम किसी भी मायने में, मैं ये कह सकता हूं कि हम हर मायने में सुदृढ़ है, मजबूत है। और राजनीति में नहीं आएंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या आती है, मैं चाहे सामाजिक स्तर पर मेरे पास पूर्व के 18 जिले और वर्तमान के 23 जिलों का मैं समाज का अध्यक्ष हूं। अगर मेरे समाज के किसी बंधु के पास तकलीफ आती है, किसी भी प्रकार के झगड़े फसाद, चोरी, डकैती,
इवन गुंडागर्दी की बात करूं या मैं ये बात करूं कि मारपीट, किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो अगर हम राजनीति में ज़्यादा होंगे तो हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? नेता करेगा ना, और नेता के कहने से सरकारी अधिकारी करेंगे। इसलिए हमारा जो ये अस्तित्व जो खत्म हो रहा है उसको जिंदा रखने के लिए हमें हर हाल में राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में भी स्पष्टवादी और कठोरता के साथ जनता को सपोर्ट और समर्थन करना चाहिए, जिससे हम राजनीति में आगे बढ़ सकें। लेकिन लोगों के बीच में चर्चा ये भी है कि गुप्ता जी सबसे पहले राजनीति में आगे दौड़ लगाने में रहे, तो पूरे शहर में ही विधायक बनने की होड़ लग गई। देखिए, ऐसा नहीं है। आज मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारी पार्टी, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, वो पार्टी बहुत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी का अगर मैं अस्तित्व की बात करूं या उस पार्टी के गौरव की बात करूं तो दुनिया में नंबर 1 है वो पार्टी, और जिसका नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिस व्यक्ति के बारे में हम जितना कहें उतना कम। आज देश कहाँ से था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये हमारे आंखों के सामने है। और इस देश की जो विदेशों में जो मान और सम्मान है, मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कई बार। यूक्रेन और रूस के अंदर जब दंगा हुआ, हमारे देश के 40,000 यूथ वहाँ फंस गए। उन माँ बापों की स्थिति मैंने देखी है। उन बच्चों की स्थिति जब मैं व्हाट्सएप से कॉल करता था तो मुझे लगता था कि हे भगवान, ये बच्चे कब सुरक्षित अपने वतन को आएंगे। और अनेकों प्रकार की बातें हम सुनते थे, लेकिन हमने पहली बार इस देश में रहने का हर व्यक्ति ने गर्व महसूस किया कि जो 40,000 बच्चे थे, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी, देश के ओजस्वी गृह मंत्री सम्मानीय अमित भाई शाह, इन्होंने विदेशों को खुली चेतावनी दे दी थी कि हमारे देश के अगर किसी भी बच्चे को खरोच तक आ गई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। इंडिया को भी, भारत को भी युद्ध में सम्मिलित होना पड़ेगा, और बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए बच्चे तिरंगे झंडे का सहारा लेकर युद्ध को रुकवा कर और बच्चे हमारे वतन पर सुरक्षित आए। ये ताकत अगर किसी ने दिखाई तो देश के हमारे पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने, और इस देश को गौरव दिलाने के लिए इतिहास बनाने वाले इन नेताओं ने दिलाई ना। तो उस पार्टी के अंदर हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे काम करने का मौका मिले। और देखिए, जनप्रतिनिधियों में तो भारी कंपटीशन रहता है, लेकिन इसके पीछे और पार्टी ने कुछ सीमाएं तय कर रखी है कि हमारा इतिहास देखती है पार्टी कि हमने कितना काम किया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई, मुझे 2015 से 2020 तक नगर परिषद डूंगरपुर में काम करने का पार्टी ने मौका दिया, और हमने जब हमारे उदयपुर के सम्मानीय, मैं ये कहूँ कि इस पार्टी के वरिष्ठ, इस पार्टी के कर्ता धर्ता, और उदयपुर संभाग के अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने वाले अगर कोई नेता थे तो उनका नाम था गुलाब चंद जी कटारिया। उनके नेतृत्व में जब मैंने डूंगरपुर में 5 साल काम किया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डूंगरपुर को मान और सम्मान दिलाया, तो ये काम बोलता है ना। मैं काम के आधार पर पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। मैं बिना काम किए, मेरे आज भी बायोडेटा जो भी देखता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई विदेशों ने मेरे काम का सम्मान किया है, और मेरे को आज भी माननीय न्यायालय ने झुंझुनू, नवलगढ़ और मंडावा की 3 निकायों की स्वच्छता, पर्यावरण, जल, और सबसे बड़ी बात है कि पर्यटक को बढ़ाने के लिए, पुरानी हवेलियों को जिंदा रखने के लिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए माननीय न्यायालय ने मुझे ही क्यों चुना, औरों को नहीं चुना। तो कहीं न कहीं मेरे प्रति माननीय न्यायालय को विश्वास है, और मैं आज भी कहता हूं कि मैंने वहां की फितरती बदल दी, वहां की बिगड़ती हुई दिशा को सुधार कर अच्छी दिशा बना दी। आज तीनों निकायें बहुत अच्छा काम कर रही है। शहर के लोग, जहां पर 10% घरों से कचरा नहीं उठता था, वहाँ आज 100% घरों से कचरा उठता है।
लोग शांति की नींद सो रहे हैं, स्वच्छता में रह रहे हैं, वो तासीर मेरे में है, इसलिए मैं टिकट मांगता हूँ, मैं औरों की बात नहीं करता। तो देखिए, तासीर है इसलिए टिकट मांगते हैं और औरों की बात नहीं करते हैं। सर, स्वच्छता मिशन अभियान को प्रधानमंत्री के द्वारा तो जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है पूरे देश के लिए, आप किस तरह से देखते हैं, अगर शॉर्ट में बात करें? देखिए, विषय बहुत अच्छा है और आप जैसा सोच मेरे को बहुत कम लोगों में होता है जी। मेरा विषय बहुत गंभीर विषय है, ये स्वच्छता कोई साधारण विषय नहीं। मैं देश और दुनिया में एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 141 करोड़ लोगों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ये स्वच्छता 141 करोड़ लोगों के लिए निहायत आवश्यक है और ये आज़ादी से भी बड़ी लड़ाई है और इसको 141 करोड़ लोगों को ही लड़नी पड़ेगी, तब जाके हमारा देश स्वच्छ बन सकता है। और देश स्वच्छ बनेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और ये देश जो नित नए सपने देख रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है, विदेशों में जिसका मान सम्मान हो रहा है, आतंकवादियों का बोलबाला देश से बिल्कुल निपट चुका है, खत्म हो गया है और इस देश के अंदर अनेकों महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है और धारा 370 का हटना ये कोई मामूली काम नहीं हो रहे हैं। और जब हमने कोविड को बहुत नज़दीक से देखा था, कोविड की महामारी को बहुत नज़दीक से, और मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे परिवार के लोग ही हमारे से बिछुड़ गए, उस महामारी को हमने बहुत नज़दीक से देखा। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस देश ने जो कीर्तिमान बनाए, आज जो हमारे देश में वैक्सीन का निर्माण हुआ, वो विदेशों के अंदर भी हमारे देश की छाप हुई। आज देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो उनको जो मान और सम्मान मिलता है, तो उससे देश के हर एक व्यक्ति का सीना चौड़ा हो जाता है। मैं ये बात आपको इसलिए के बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, स्वच्छता मिशन, इसमें लोग केवल स्वस्थ ही नहीं रहते, लोगों की जीने की उम्र बढ़ जाती है और इससे बड़ा कोई मिशन ही नहीं है। अगर इस मिशन को आप धरातल पे उतार दो 100%, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री के मिशन में 100% लोग शामिल हो जाएंगे। हम काम नहीं करते, केवल बहाना बनाते हैं, इसीलिए हम कई मायनों में पीछे रह जाते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन से बड़ा कोई मिशन ही नहीं है और स्वच्छ भारत मिशन से ज़्यादा उपयोगी कोई योजना नहीं है। चाहे आप 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ खर्च कर दें, ये योजना उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है कि स्वच्छता को लाना है, देश को नहीं बचाना है, इंसानों को बचाना है। आप कल्पना कीजिए, इस देश में रहने वाले 60-65% लोग जो 2 टाइम भोजन बड़ी मुश्किल से खाते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाए तो क्या वो डॉक्टर के पास जाके लाइन में लग सकते हैं? और डॉक्टर को दिखाने चले भी गए तो क्या दवाई खरीद सकते हैं? आज गंदगी में जो कीटाणु पाए जाते हैं, उनसे जो बीमारियां फैलती है, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया, ये साधारण बीमारियां नहीं है, ये जानलेवा बीमारियां हैं। और जब इस देश में ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ये गंदगी खत्म हो जाएगी, तो बीमारियां खत्म हो जाएगी। और हम क्योंकि सनातन धर्मी हैं जी, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस देश को स्वच्छ बना दिया, उस देश में देवी देवताओं का राज होगा और देवी देवताएं स्वच्छता में आते हैं, रहते हैं, तो आम जन को भी आशीर्वाद मिलेगा और ये देश निरंतर प्रगति करेगा और विश्व गुरु। तो देखिए, जानलेवा बीमारियां लोगों के पीछे पड़ी है और गुप्ता जी जानलेवा बीमारियों के पीछे पड़े हुए हैं और सनातन होने का दावा करते हुए लगातार अपनी बात को समाज के बीच में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब चर्चा चुनाव की आ जाती है तो उस दौरान क्या कहते हैं? सर, अब देखिए ना, यहाँ से मुंबई और उदयपुर तक का है, उसको सफ़र कम करने के लिए ट्रेन की बात की जा रही है और उधर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात भी हो गई है। लेकिन सबसे पहले हम इस रेल मार्ग की बात कर लेते हैं, ये कितना जल्दी पूरा हो जाएगा और के गुप्ता की उसमें क्या इच्छा शक्ति है? देखिए, दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा उदयपुर पर्यटक नगरी है, इसमें कोई संदेह नहीं।
इस पर्यटक को लुभाने के लिए हमें बहुत सारे रास्ते खोलने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे राजस्थान पर्यटकों की, पूरा राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर बहुत सारा पर्यटक आता है। आज हमारा जो विदेशी पर्यटक है वो धीरे धीरे राजस्थान से लुप्त हो रहा है, मतलब अन्य जगह जाने लग गया। तो उसके अनेकों कारण है। उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, जो वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं मिलना चाहिए। आज मैं अगर आपको बात करूं तो दुनिया में 30वां नंबर हमारे मंडावा, जो झुंझुनू जिले में निकाय है मेरे पास, उसका 30वां नंबर है दुनिया के अंदर। कौन से पर्यटक के लिए? विदेशी पर्यटक के। राजस्थान में तो नंबर 1 है ही, लेकिन वहां पर जब मैंने वहां पर काम संभाला था, उससे पहले वहां पर करीब 50,000 फॉरेन टूरिस्ट, मैं अपने भारत के टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, 50,000 विदेशी टूरिस्ट वहां पर प्रति वर्ष आता था, जो धीरे धीरे घट के 5,000 के आसपास रह गया। आज हमने उसको इंक्रीज किया है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में विदेशी टूरिस्ट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कारण है कि देखिए, आज स्वच्छता, हर व्यक्ति को, जो भी टूरिस्ट आता है, उसका सबसे पहला ध्येय होता है कि उसको स्वच्छता नजर आए। साधनों का रास्ता, क्योंकि अगर साधन नहीं होंगे तो वो टूरिस्ट नहीं आ पाएगा, और साधन भी मिल गए और टूरिस्ट आ भी गया तो उसको अच्छा वातावरण रहने का, सड़कों पे गंदगी नहीं मिले, नालियाँ साफ हो, जानवर घूमते नहीं हो, दुकानदार दुकानों के बाहर सामान नहीं रखें, ये बहुत सारे फैक्टर हमारे टूरिस्ट को प्रभावित करते हैं और इन सब को हमने गंभीरता से लिया है। तो ये बहुत सारे बिंदु काम करते हैं। उसी तरह से हमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अगर हमारे यहाँ उदयपुर में जल्दी चालू हो जाएगा तो विदेशों से आने वाले लोग सीधे यहाँ आएंगे। और ट्रेन बम्बई, क्योंकि देखिए बम्बई से आज उदयपुर कोई आना चाहेगा तो नेचुरल है कि वो अहमदाबाद होकर यहाँ आएगा। 2 ट्रेनें बदलना ये बहुत मुश्किल है। अगर वो डायरेक्ट आएगा तो उसको काफ़ी सहायता मिलेगी। हम जिस सवाल पर बात कर रहे हैं, रेल मार्ग और हवाई मार्ग की हमने बात की, लेकिन जो पासपोर्ट सेवा केंद्र से अपडेट होकर पासपोर्ट कार्यालय बनना चाहिए था, उसके लिए जो एफर्ट्स लगाए गए थे, सबसे प्रायोरिटी पे उदयपुर था। कोटा चला गया, लेकिन उदयपुर आना चाहिए। अब जो चिट्ठी आपने लिखी है प्रधानमंत्री जी को, सबसे पहले तो उसमें क्या आवश्यकताएं लिखी गई? आज आपने जो सवाल किया कि पासपोर्ट कार्यालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, आज अगर उदयपुर संभाग के लोग अगर पासपोर्ट में छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए जयपुर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोई भी दिल्ली जाता है, अब आजकल कोटा खुल गया तो लोग कोटा जाएंगे, जबकि उदयपुर में लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और करीबन महीने की 5,000 एप्लीकेशनें इस तरह की आ रही हैं जिनको लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ये सुविधा यहाँ हो जाएगी तो निश्चित रूप से पर्यटक को काफ़ी लाभ होगा, पर्यटक को होगा और शहर की जनता को होगा। मैंने उसमें जो पॉइंट मुद्दे रखे थे, 2 तो आपने नेशनल, एक तो मेरा ये था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जी, एक मेरा उसके अंदर ये था कि भाई रेलवे जो मुंबई से अहमदाबाद होती हुई उदयपुर ट्रेन आए और यहाँ से भी अहमदाबाद मुंबई ट्रेन जाए। तीसरा मेरा था उसमें जो पासपोर्ट कार्यालय है वो क्षेत्रीय होना चाहिए और ये निहायत आवश्यक है जी। चौथा मेरा ये था कि काया बाईपास, देखिए आज काया बाईपास को चालू करना निहायत ज़रूरी है। काफ़ी ट्रैफिक असुविधा में रहता है, ट्रैफिक शहर के अंदर भी आता है, तब भी बड़ी दिक्कत होती है और ये काफ़ी लंबे समय से निर्माणाधीन है। इसमें थोड़ी सी जल्दी करने की आवश्यकता है और ये सरकारी स्तर पर किया जा सकता है। एक मेरा आयड को लेकर, क्योंकि बार बार मीडिया में पढ़ते हैं कि आयड को लेकर लोगों का बहुत सारे विचार आते हैं कि आयड को सुंदर बनाया जाए। मैं तो आज ये कहता हूँ कि आयड को जितना भी डेवलपमेंट कोटा के अंदर डेवलपमेंट हो सकता है, जिस सिटी की कोई पहचान नहीं उस सिटी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो सकते हैं। तो ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है और एक प्रश्नवाचक लगाता है कहीं न कहीं।
पर एड का प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ था। हर बार चुनाव आते हैं, ये मुद्दा उठता है और ये वापस खत्म हो जाता है। गुप्ता जी अगर जीत के आते हैं या इच्छा शक्ति भी रहती तो क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ कि मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ईश्वर ने अगर ताकत दी तो मेरा प्रयास, क्योंकि जिस चीज़ों को मैं उठाता हूँ उसको अंतिम सांस तक लड़ता हूँ जी। मैं विधायक का कभी ये नहीं सोचता कि मैं विधायक बनूंगा ही बनूंगा। मैं विधायक नहीं बनूंगा तब भी मुझे मेरी पार्टी ने इतना बड़ा काम दे रखा है पूरे भारत का। मैं आज भी भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का NACC का मेंबर हूँ, जो पूरे देश के अंदर ग्रामीण स्तर पर जो स्वच्छता का काम चल रहा है उसमें हमें बहुत सारे पावर हैं। तो मेरे पास काम की कमी नहीं, लेकिन इच्छा एक रहती है, क्योंकि मैंने शहरों में जो काम किया है, मेरे पास पूरा राजस्थान था, सारी निकाय 196 निकायों में मैंने काम किया। और ये इतना पवित्र काम है, स्वच्छता वाला, पर्यावरण वाला, शुद्ध जल वाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा जगत, इन सब कामों का मुझे बहुत बड़ा अनुभव है। और मैं चाहता हूं कि इन सब को हम धरातल पर उतारें। देश के प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप उनके सपनों को धरातल पर उतारने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो शहर का जनप्रतिनिधि कर सकता है। ये मेरी इच्छा शक्ति है, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ। बाकी पार्टी अगर उचित समझेगी तो मुझे प्रतिनिधित्व देगी तो मैं करूँगा, नहीं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। मैंने ये कह भी नहीं सकता। मैं सदैव पार्टी के निष्कर्ष पर, पार्टी के आदेशों की पालना करने के लिए सदैव तैयार हूँ, और जैसा आदेश मिलेगा चुनाव लड़ने का तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो जो काम कर रहे हैं वो करेंगे जी। तो देखिए, मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम समाज के लिए काम करेंगे। हमारे राष्ट्र न्यूज़ की भी एक मुहिम है महिलाओं को लेकर के, वो हम जिक्र करें। लेकिन महिला बिल जो अभी लोकसभा में मंथन किया गया, चिंतन किया गया, उसके ऊपर विपक्ष के कई रिएक्शन थे तो पक्ष के भी अपने जवाब थे। आप वो लोग कैसे देखते हैं? ये देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये 33% महिलाओं के लिए जो बिल पेश किया और इस बिल को पूरी तरह से बिल पर स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ये महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, और मैं ये कह सकता हूँ कि महिलाओं का सुनहरा अवसर है कि अब आने वाले समय में जो भी महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो राजनीतिक माध्यम में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे चैनल की मुहिम है और लगातार हम चला रहे हैं कि बेटियां यदि अकेली अपने घर से निकलती है तो अपनी सुरक्षा कवच खुद रख के चले, यानी कि उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। देश की बेटियों को अपने खुद की रक्षा करने के लिए उनको खुद को ये टिप्स मिल जाए। ये इस तरह का प्रोजेक्ट अगर पूरे देश में लॉन्च किया जाए, विधिवत चले और उसको एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में भी स्कूलों में लागू कर दी जाए, आप इसको लेकर के ऑल ओवर क्या सोचते हैं? देखिए, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश के नाते पूरे देश को संदेश दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोग इस पूरे विषय को समझ नहीं पाए। बेटी बचाओ ये अलग शब्द है, बेटी पढ़ाओ, केवल पढ़ाने से बेटियां बच नहीं सकती, वो आगे तो जरूर आ जाएंगी। इसको हमने गहराई से लिया। अब बेटी बचे कैसे, ये भी तो सब्जेक्ट, प्यारा सब्जेक्ट है। अगर बेटियों को आत्मरक्षा के गुण नहीं आएंगे तो बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती, ऐसी मेरी सोच है। और बेटियों को जब आत्म सुरक्षा के गुण आ जाएंगे तो नेचुरल है कि वो कैसी भी विषम परिस्थितियों उनसे मुकाबला कर लेगी जी। आज डूंगरपुर में जब हमने जूडो कराटे की क्लासें चलाई, स्टार्टिंग में ज़रूर मेरे 50-60 बच्चियों ने भाग लिया, लेकिन धीरे धीरे सैकड़ों में बच्चियाँ आने लगी। और फिर वो राज्य स्तर के टूर्नामेंटों में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लाके उन्होंने डूंगरपुर का नाम ऊंचा किया। फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने गई और आज नियमित रूप से हमारे कराटे की क्लासें चलती हैं और बच्चियां वहाँ कराटे सीखती है। और गरीब बच्चियों को पढ़ाओ। हमने शिक्षा जगत में उस शहर में रहने वाली 165 बच्चियों को नगर परिषद ने गोद लेकर एक पूरे राजस्थान के लिए उदाहरण बनाया जी। और वो बच्चियां आज भी 60, 70, 80% तक अंक लाकर डूंगरपुर का मान और सम्मान बढ़ा रही है।
इसलिए काम करने वालों की कमी है। रिजल्ट तो उसके आते ही आते हैं और हमने इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए। जाति गणना को लेकर के एक बार फिर बहस छिड़ी और इस पर कई तरह के तर्क वितर्क भी आए, लेकिन आखिरकार इसको जाति गणना के रूप में स्टार्ट भी किया है। अब इसके परिणाम आप सामने देख रहे हैं, ऑल ओवर देश के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जातिगत गणना होना कोई गलत नहीं है, सही है, होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक गणना और बहुत ज़रूरी मानता हूँ मैं, कि इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले, इस देश के चहुमुखी विकास में अपनी सहभागिता निभाने वाले उन व्यक्तियों के द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है, ये गणना भी अगर साथ साथ हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस देश का नेतृत्व करने वाले कौन लोग होने चाहिए। अगर बात करूं, आज देखिए हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो मात्र सेवा के लिए ही जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने कितने लोगों की सेवा की, ये तो आम जन को ध्यान में रहना चाहिए ना। ये डेटा में आना चाहिए कि इसने इतने लोगों को लाभ पहुंचाया या इतने परिवारों को ये स्थायी रूप से पाल रहा है, तो कहीं न कहीं गणना प्रभावित नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो अच्छे और कद वाले लोग हैं उनको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ऐसी मेरी सोच है। हो सकता है मेरी सोच में और औरों की सोच में फर्क हो, लेकिन ये गणना इस बात की भी होनी चाहिए। अब स्वच्छता की भी बात हो रही है, लेकिन उदयपुर के अधिकांश वार्ड हैं तो 40% महिला पार्षदों की वजह से इनका बोर्ड बन पाया। ऐसे में करीब 3 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया है और ये 2 साल निकलेंगे, उसके बाद में फिर चुनाव आएगा। अगर के गुप्ता जी को ये मौका भी मिल जाए तो शहर में क्या नया हो सकता है, एक पहल क्या हो सकती है और आइडिया क्या है जो के गुप्ता जी का इस शहर को काम आ सकता है? मेरे पास, मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं जी, लेकिन ये बात है कि राजस्थान का मात्र एक व्यक्ति मैं हूँ जिसने स्वच्छता के डंके पूरे राजस्थान में बजाए, अन्य स्टेटों में भी बजाए मैंने, ऐसा नहीं है। मेरे पास वो तौर तरीके हैं कि हम वार्ड को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, और तरीके भी हैं और अनुभव भी है, क्योंकि मैंने करके भी दिखाया है जी। और गाँवों को मैं आज साफ कर रहा हूँ। मैंने देश के ओजस्वी गृह मंत्री की लोकसभा में उनके 5 दत्तक गाँवों में से 3 दत्तक गाँवों को देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 बनाकर ये प्रमाणित कर दिया कि ये स्वच्छता को कहीं भी धरातल पर उतारा जा सकता है। देश के ओजस्वी गृह मंत्री जी ने भी मेरी स्वच्छता के लिए पीठ थपथपाई। तो ये वार्डों को साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैंने इसके लिए ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए। लेकिन देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, मेरे से भयभीत हैं, ये पता नहीं क्यों है, मैं नहीं समझ पाया। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आप जनता को ये आह्वान कराना चाहता हूँ कि मैंने कई बार कहा कि भाई मेरे पास कुछ स्वच्छता के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे वार्डों को बहुत अच्छा सुंदर बनाया जा सकता है, स्वच्छ बनाया जा सकता है। लेकिन ये जब तक काम करने का मौका नहीं मिले तब तक ये संभव नहीं है, और वह भी पब्लिक। देखिए, ये सारा काम जनता से जुड़ा हुआ काम है, हमें जनता को इसके लिए तैयार करना। मेरे यहाँ पर पहले सड़कों पे लोग थूकते थे, मैंने सड़कें धोनी चालू करी तो लोगों ने थूकना बंद कर दिया। उन्होंने देखा कि यार नगर पालिका वाले तुम्हारे थूक के कारण सड़क धो रहे हैं, तो आम मेंटलिटी लोगों को हमें उनकी बदलने की आवश्यकता है। वार्ड वाइज, कॉलोनी वाइज मीटिंगें करके महिलाओं को प्रेरित करना पड़ेगा कि आप अपना कचरा खुले में डालकर बीमारियों का घर वार्ड को न बनाएं, आप अपने आप को असुरक्षित न बनाएं। कचरा डालने वाले नियम में प्रावधान है, अगर ये सरकारी मशीनरी जो सुधर जाए तो ये राजस्थान नहीं पूरा देश स्वच्छ बन जाए। हमें सख्ती की आवश्यकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता ही पे तो पेनल्टी लगे ही, साथ में ये अधिकारियों के ऊपर भी जुर्माना लगे जी। तो आप देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की सबसे पहली अगर कोई जवाबदारी है
तो शहर को स्वच्छ बनाने की जवाबदारी है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा लॉ कहता है जी। तो ये जिम्मेदारी से ये मुकर रहे हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। और जो अधिकारी इसमें सफल नहीं होता, जरूरी थोड़ी है कि उसको मतलब फील्ड में लगाया जाए, उसको घर बैठाया जाए, नए अधिकारी की नियुक्ति की जाए। और ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन वो अफसरों के प्रिय नहीं होते, इसलिए उनको फील्ड में नहीं लगाया जाता। जनता के, जनप्रतिनिधियों के प्रिय नहीं होते, इसलिए उनको फील्ड में नहीं लगाया जाता। क्या ये भी आप स्वीकार करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो निगम का जो कुछ चल रहा है इसमें कहीं न कहीं मॉनिटरिंग की कमी लगती है? देखिए, बिना मॉनिटरिंग की कमी के तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और मॉनिटरिंग है तो वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कोई ढील है या कमी है या खामियां हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं पूरे राजस्थान और देश में जाकर इसके बारे में संदेश देता हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे से बातचीत करने में और राय लेने में क्या दिक्कत है? कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं जी। तो अगर मुझसे राय लेंगे तो निश्चित रूप से मैं सकारात्मक राय दूंगा। टिकट का दौर भी करीब करीब शुरू होने वाला है, आचार संहिता भी लगभग समय आ ही गया है। आप ऑल ओवर हॉट सीट तो कहीं हैं लेकिन उदयपुर किसी हॉट सीट से कम नहीं है। आप मेवाड़ की इस सीट के बारे में सोच क्या रहे हैं? और एक सवाल आज मुझे आपसे वापस करना पड़ रहा है। 6 महीने पहले मेरे से जब आपसे बात हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आपने कहा कि कोई भी सीट हो के गुप्ता को कोई हरा नहीं सकता, जीत तो जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि ये निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। मुझे कहीं से भी टिकट दें जी, मैं हार नहीं सकता। उसका कारण है कि इंसान कभी नहीं बोलता, उसका काम परमानेंट बोलता है। और पूरा राजस्थान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि एक ट्राइबल बेल्ट का डूंगरपुर शहर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता की पहचान रखता है जी, तो कहीं न कहीं उसके प्रतिफल तो मिलता है। आज डूंगरपुर ज़िले में ये तो ठीक है, वहाँ रिजर्वेशन है 100%। अगर वहाँ रिजर्वेशन नहीं होता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे टिकट देने से नहीं रोक सकती थी, क्योंकि मुझे वहाँ का हर व्यक्ति ये बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग मेरे काम की वजह से मेरे से स्नेह रखता है, प्यार रखता है और मुझे दिल से चाहता है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जब गांव में जाता हूं तो लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसी की बदौलत तो मैं बोलता हूं कि मुझे कोई चुनाव नहीं हरा सकता। बाकी मेरे में कोई नई कला नहीं है, मैं भी इंसानों की तरह से इंसान हूं, लेकिन हाँ, मेरा काम बोलता है। और ये काम वो काम है जो दुनिया में 1000 करोड़ कमाने वाला, 5000 करोड़ कमाने वाला भी जितना मान सम्मान नहीं प्राप्त करता, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे इस देश की जनता सम्मान करती है, प्यार करती है। मैं 5 साल में आपसे आपके समाज के 2 बड़े कार्यक्रमों में मिला हूं। वो एक इस सवाल को लेकर समाज के प्रति जो आपने अटैचमेंट बनाया, आप ऑलरेडी क्या देखते हैं? देखिए, मेरा समाज में ये कहूँ कि वैसे सारे हम 36 कौमों को साथ लेके चलने वाले समाज के लोग हैं, परंतु अगर मैं अग्रवाल समाज की बात करूं तो मैंने बहुत प्रयास किया जी, और काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली। मैंने पहले भी बताया और अभी पुनः बता रहा हूं, ये समाज वो समाज है जो सरकार बनाता है, सरकार चलाने के लिए वेट और टैक्स के माध्यम से अरबों खरबों रुपया देता है। ये वो समाज है जो देश के अंदर धर्म के नाम से जाना जाता है। ये वो समाज है जिसने मंदिर बनाए, जिसने धर्मशाला बनाई, जिसने गौशाला चलाई, और जिसने जब देश पर किसी भी प्रकार की आपदा या विपत्ति आई तो इस समाज ने अपने, कह सकते हैं कि तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए। आम जन को इसने सहयोग किया। आज भी अगर मैं कहूँ कि गरीब को सहारा देने वाला और इस देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई समाज है तो उसका नाम है अग्रवाल समाज। किसी ने जनता को जोड़ा, किसी ने 36 कौमों को जोड़ा, किसी ने परिवार को जोड़ा। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक भागीदारी, सहभागिता है, जिसमें हर व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी से सहभागिता निभाई। और सबसे बड़ी बात अगर मैं ये कहूँ कि हम फ्रॉडी नहीं हैं, धोखेबाज नहीं हैं, चोर नहीं हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, इज्जत के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और वतन के लिए जीते हैं और वतन के लिए मरने वाला लोग अगर कोई है
तो 36 कौम तो है ही, हमारा समाज भी कहीं पीछे नहीं है जी। टिकट घोषित होने वाले हैं, तैयारी कितनी है गुप्ता साहब? तैयारी देखिए, तैयारी का जहाँ तक सवाल है कि ये भारतीय जनता पार्टी, तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 1 माह के समय के अंदर अंदर इतनी तैयारी कर देता है। घर घर जाकर, एक विधानसभा में करीब 2.5 लाख एवरेज मतदाता होते हैं, तो 2.5 लाख मतदाताओं से संपर्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे पास लाखों की संख्या में हमारा कार्यकर्ता है, आधा तो हमारा कार्यकर्ता परिवार ही है जी। इसलिए ये कोई हमारे लिए तैयारियों की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है हमारे शीर्ष नेतृत्व के आदेश की। आपका जो एक स्वच्छता मिशन अभियान रहा है, इसकी बदौलत ये समाज में अब राजनीति के जरिए भी लोगों तक पहुंच रखना चाहते हैं। इस टिकट प्रक्रिया के दौरान हम सर से फिर जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।